So we have to understand the graphical representation of Raoult's law. तो ग्राफ में जाने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक सोल्यूशन है और ये सोल्यूशन जो है ये सोल्यूशन बाइनरी सोल्यूशन है. दी सोल्यूशन इज बाइनरी सोल्यूशन. बाइनरी सोल्यूशन होने का मतलब है कि इस सोल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हैं. दिस सोल्यूशन हैज़ टू कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट 1 और दूसरा कंपोनेंट 2. अभी जो दूसरा कंपोनेंट है ये मोर वोलाटाइल है, ज़्यादा वोलाटाइल है, मतलब इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और कंपोनेंट 1 का वेपर प्रेशर कम होगा. फिर हमारे ग्राफ में टर्म्स हैं x1 और x2. x1 क्या है? x1 मोल फ्रैक्शन है किसका? फर्स्ट कंपोनेंट का. और x2 क्या है? वो मोल फ्रैक्शन है सेकेंड कंपोनेंट का. तो x1 इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट एंड x2 इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड कंपोनेंट. अब एक चीज़ जब हमने क्लास 11th में पढ़ी थी मोल फ्रैक्शन, तो वहाँ हमें बताया गया था वो क्या कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन इज़ ऑलवेज 1. मतलब किसी भी सॉल्यूशन में चाहे कितने भी कंपोनेंट्स हों उनके मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 ही आता है. मतलब 2 कंपोनेंट हो, 3 हो, 10 हो, 100 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब के मोल फ्रैक्शन को अगर हम ऐड करेंगे तो दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1. तो यहाँ पर हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं 1 एंड 2 और उनके मोल फ्रैक्शंस हैं x1 और x2. तो अगर हम उनके मोल फ्रैक्शंस को ऐड कर दें then that is equal to 1. So x1 plus x2 is equal to 1 and this is first equation. ठीक. तो x1 x2 क्या है? वो फर्स्ट और सेकेंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है और हमें पता है कि किसी भी सोल्यूशन में जितने भी मोल कंपोनेंट्स होते हैं उन सब के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है. तो x1 plus x2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. अब हमारे पास कुछ केस है. पहला केस क्या है? हम मान लेते हैं कि x1 की वैल्यू कितनी है? 1 है. x1 की वैल्यू कितनी है? 1 है. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर पहले वाली इक्वेशन में हम x1 की वैल्यू 1 रख दें तो 1 प्लस x2 इज़ इक्वल टू 1 एंड देन x2 इज़ इक्वल टू 1 माइनस 1 दैट इज़ x2 इज़ इक्वल टू 0. मतलब अगर x1 की वैल्यू 1 होगी तो x2 की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी. देखो हमारे ग्राफ में बना है यहाँ पे x1 इज़ इक्वल टू 1, x2 इज़ इक्वल टू 0. तो अगर सोल्यूशन में x1 का मोल फ्रैक्शन हमने 1 कर दिया तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी. ठीक है. तो इस पॉइंट पे जहाँ पे हमने x1 इज़ इक्वल टू 1 और x2 इज़ इक्वल टू 0 लिखा है, इस पॉइंट पे जो सोल्यूशन है उसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट होता है. कौन सा? पहला कंपोनेंट. और क्योंकि सिर्फ पहला ही कंपोनेंट प्रेजेंट है इसलिए फर्स्ट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम 1 हो गया है और सेकेंड वाला जो कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन मिनिमम मतलब 0 हो गया है क्योंकि वो सोल्यूशन में इस समय नहीं है. नाउ दिस केस 2 में क्या हुआ? हमने मान लिया कि x2 की वैल्यू 1 है. अब अगर x2 की वैल्यू 1 है और हम यहाँ पर इक्वेशन में रख दें तो ये क्या हो जाएगा? x1 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 1, x1 इज़ इक्वल टू 1 माइनस 1, x1 इज़ इक्वल टू 0. तो अगर हमने x2 की वैल्यू 1 मान ली, अगर हमने x2 की वैल्यू 1 मान ली तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी. ये यहाँ बना है. तो x2 की वैल्यू अगर 1 हो गई तो x1 की वैल्यू 0 हो जाएगी. इस पॉइंट पे क्योंकि x1 की वैल्यू 0 है मतलब इस पॉइंट पे फर्स्ट कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है और x2 की वैल्यू मैक्सिमम मतलब 1 है, मतलब सोल्यूशन में सिर्फ सेकेंड कंपोनेंट प्रेजेंट है. तो ये हमारे ग्राफ के दो पार्ट्स हो गए, फर्स्ट केस और सेकेंड केस. अब यहाँ देखते हैं यहाँ वाला जो केस है. अब यहाँ पे x2 की वैल्यू तो 0 है मतलब सेकेंड कंपोनेंट तो है नहीं. कौन सा कंपोनेंट है? सिर्फ पहला कंपोनेंट है. मतलब जो भी वेपर प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा? फर्स्ट कंपोनेंट की वजह से होगा. जो भी वेपर प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा? फर्स्ट कंपोनेंट की वजह से होगा. एंड द वेपर प्रेशर ड्यू टू द फर्स्ट कंपोनेंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय P1. द वेपर प्रेशर ड्यू टू द फर्स्ट कंपोनेंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय P1. तो पहले वाले केस में जहाँ पे हमने मान लिया था कि x1 1 है और x2 0 है, ऐसी सिचुएशन में वेपर प्रेशर जो भी होगा वेपर प्रेशर इज़ ओनली ड्यू टू कंपोनेंट 1 विच इज़ इक्वल टू P1. अब नॉट क्यों लगाया है? क्योंकि सिर्फ एक कंपोनेंट है. जब सिंगल कंपोनेंट होता है उसका सोल्यूशन नहीं बना होता है तो हम उसको प्योर कंपोनेंट कहते हैं और जब हम प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर लिखते हैं तो उसमें नॉट लगा देते हैं. तो x1 इज़ इक्वल टू 1. इस समय जो भी वेपर प्रेशर है वो फर्स्ट कंपोनेंट की वजह से है और हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया है P0 1 और ये वो पॉइंट है विच रिप्रेजेंट्स द वेपर प्रेशर ड्यू टू द कंपोनेंट 1. ठीक. तो ये पहले केस का हो गया. दूसरे केस में हमने क्या किया है? हमने x2 को 1 मान लिया है तो x1 0 आ गया है. अब यहाँ पे ये दूसरा केस है. यहाँ पे x1 0 है मतलब फर्स्ट कंपोनेंट नहीं है.
और x2 1 है, मतलब जो भी वेपर प्रेशर है वो सेकेंड कॉम्पोनेंट की वजह से है। और सेकेंड कॉम्पोनेंट के वेपर प्रेशर को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, P2 से। और हमने यहाँ नॉट लगा दिया है। नॉट क्यों लगा दिया है, बिकॉज दिस इज़ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉम्पोनेंट। तो ये हमारा सेकेंड केस हो गया। हेयर x1 इज़ इक्वल टू 0, तो जो भी वेपर प्रेशर होगा वो सेकेंड कॉम्पोनेंट की वजह से होगा, और उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है P2 से। और ये वो पॉइंट है जो P2 नॉट यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉम्पोनेंट सेकेंड रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो P01 की वैल्यू नीचे है और P02 का जो पॉइंट है वो ऊपर है, मतलब P02 का जो वेपर प्रेशर है वो P1 से ज़्यादा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही लिख दिया था कि हमारा जो सेकेंड कॉम्पोनेंट है वो ज़्यादा वोलेटाइल है, इसलिए हमने P02 को ऊपर बनाया है। अगर हम फर्स्ट कॉम्पोनेंट को ज़्यादा वोलेटाइल मान लेते तो हम P01 को ऊपर बनाते और P02 को नीचे बनाते, ठीक है। अगर दोनों इक्वली वोलेटाइल होते तो ये दोनों पॉइंट जो हैं वो सेम डिस्टेंस पर, मतलब सेम हाइट पर बने होते। तो जो ज़्यादा वोलेटाइल होगा उसका जो वेपर प्रेशर का पॉइंट होगा वो ऊपर होगा। अगर दोनों सेम मतलब वोलेटाइल होंगे तो उनका जो वेपर प्रेशर का पॉइंट होगा वो एक ही हाइट पे हो गया। अब x01 है ये। अब x01 यहाँ पे x01 कह रही हूँ, x1 जो है वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट यहाँ 1 है और यहाँ 0 है। मतलब जब हम इस पॉइंट से आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे जो पहला कंपोनेंट है उसकी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कम होने लगती है। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कम होने का मतलब है कि फर्स्ट कंपोनेंट का जो क्वांटिटी है वो सॉल्यूशन में कम होने लगता है। अगर फर्स्ट कंपोनेंट की क्वांटिटी सॉल्यूशन में कम होने लगेगी धीरे धीरे, तो उसका वेपर प्रेशर भी धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। तो देखो ये जो P01 की लाइन है ये धीरे धीरे क्या होती है, नीचे की तरफ आने लगती है। तो नीचे की तरफ आने का मतलब है कि जैसे जैसे उसके मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो रही है उसका वेपर प्रेशर कम होता जा रहा है, और जैसे ही उसके मोल फ्रैक्शन की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है उसका वेपर प्रेशर भी ज़ीरो हो जाता है, ठीक। तो ये जो फर्स्ट लाइन है डॉटेड लाइन, दैट रिप्रेजेंट्स वेपर प्रेशर ड्यू टू दी कॉम्पोनेंट 1, जो यहाँ पर मैक्सिमम है और यहाँ आकर 0 हो गई है। सेकेंड लाइन, ये वाली लाइन देखो, यहाँ पर x2 की वैल्यू 1 है तो ये इसका मैक्सिमम वेपर प्रेशर है। जब हम x2 इज़ इक्वल टू 1 से 0 की तरफ बढ़ेंगे, x2 इज़ इक्वल टू 0 तक, तो धीरे धीरे मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कम होगी। अगर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कम होगी तो सेकेंड कॉम्पोनेंट का वेपर प्रेशर भी धीरे धीरे कम होगा, और इसीलिए ये लाइन किधर आ रही है, नीचे आ रही है। और तो जैसे ही उसका मोल फ्रैक्शन 1 था उसका वेपर प्रेशर सबसे हाईएस्ट था। धीरे धीरे मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कम हुई, उसका वेपर प्रेशर कम होने लगा, और जैसे ही x2 की वैल्यू 0 हुई उसका वेपर प्रेशर 0 हो गया। तो ये जो लाइन है ये सेकेंड लाइन है, एंड दैट रिप्रेजेंट्स वेपर प्रेशर ड्यू टू कॉम्पोनेंट 1। तो फर्स्ट लाइन रिप्रेजेंट्स वेपर प्रेशर ड्यू टू कॉम्पोनेंट 1, सेकेंड लाइन रिप्रेजेंट्स वेपर प्रेशर ड्यू टू कॉम्पोनेंट 2। अब तो ये भाई थर्ड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, अब इस एंड पर सिर्फ एक कंपोनेंट है 1, इस एंड पर सिर्फ दूसरा कंपोनेंट है 2, तो बीच में क्या होगा, फिर बीच में दोनों कंपोनेंट होंगे, है ना। ये x1 की वैल्यू जो है 1 की, ये धीरे धीरे कम हो रही होगी। अगर हम कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ सेलेक्ट कर लें, ये पॉइंट मान लेते हैं हमने सेलेक्ट कर लिया, तो इस पॉइंट पर फर्स्ट कंपोनेंट भी प्रेजेंट होगा और सेकंड कंपोनेंट भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि फर्स्ट वाला कंपोनेंट कम होते होते यहाँ पहुँचा होगा पर अभी वो 0 नहीं हुआ है। सेकेंड वाला कंपोनेंट भी यहाँ से चल के यहाँ पहुँचा होगा पर अभी वो 0 नहीं हुआ है। मतलब अगर हम बीच का कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लें तो जो बीच का पॉइंट होगा उस समय सॉल्यूशन में पहला कंपोनेंट भी होगा और दूसरा कंपोनेंट भी होगा। तो ये जो बीच की हमारी डिस्टेंस है, इस समय हमारे पास सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे। और अगर सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं तो राउल्स लॉ कहता है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होता है उसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब का सम होता है। तो राउल्स लॉ क्या कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज़ इक्वल टू दी सम ऑफ द वेपर प्रेशर्स ऑफ कंपोनेंट 1 एंड 2। मतलब बीच में यहाँ पर अगर हम कोई भी पॉइंट चुनेंगे तो उस समय पहला कंपोनेंट भी प्रेजेंट होगा और दूसरा कंपोनेंट भी प्रेजेंट होगा, और इस समय सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो दोनों कंपोनेंट जो हैं उनके वेपर प्रेशर का सम होगा। वही हमने यहाँ पर लिखा है, दैट इज़ PS इज़ इक्वल टू P1 प्लस P2। तो ये जो लाइन है थर्ड वाली, ये थर्ड वाली जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि बीच में जब हमारा सॉल्यूशन है उस समय वेपर प्रेशर क्या होगा। यहाँ पे क्या पॉइंट है, P1 वेपर प्रेशर ड्यू टू फर्स्ट कंपोनेंट, P2 क्या है, वेपर प्रेशर ड्यू टू सेकेंड कंपोनेंट। तो बीच में क्या होगा, फिर बीच में होगा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आता है
by adding the vapor pressure of the component. So PS is equal to P1 plus P2. तो ये थर्ड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन विच इज़ इक्वल टू दी सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ कॉम्पोनेंट 1 and 2. और राउल्स लॉ कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन इज गिवन बाय PS is equal to P1 plus P2. So first line is vapor pressure of component 1, second line represents vapor pressure of component 2, this third line represents vapor pressure of the solution, and vapor pressure of the solution is equal to the sum of the vapor pressure of the components according to Raoult's law. So this was the explanation, graphical explanation of graphical representation of Raoult's law. और ये जो ग्राफ है ये हमारी NCERT में बना हुआ है, तो ये हमने देख लिया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्स लॉ.